15 अगस्त 1947 दिल्ली का लाल किला। आधी रात का समय, हजारों लोग सांस रोके खड़े हैं और पंडित नेहरू कहते हैं, एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। लेकिन दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक भाषण की नहीं है, ये 200 साल पुराने घाव की कहानी है, गद्दारों और क्रांतिकारियों की, और उन अनगिनत लोगों की जिनका नाम इतिहास की किताब में कभी लिखा ही नहीं गया। आज मैं आपको वो कहानी सुनाने वाला हूं जो आपने स्कूल में नहीं सुनी। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत में गुलामी की जड़ें कैसे जमी? ये 1757 से 1857 के बीच का समय था, जब अंग्रेजों ने भारत के एक एक कमजोर हो चुके या फिर अंदरूनी कलहों से जूझ रहे साम्राज्यों को धीरे धीरे जीतना शुरू किया था। तो दोस्तों, 1757 से शुरू करते हैं। साल 1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध। एक कंपनी, सोचो, एक ईस्ट इंडिया कंपनी एक साम्राज्य की नींव हिला देती है और उसे जीत लेती है। आखिर ये सब कैसे संभव हुआ? एक साधारण व्यापारिक कंपनी, लेकिन उसके सपने सिर्फ मसालों और कपड़ों की ट्रेडिंग तक ही सीमित नहीं थे। उसका मकसद था पूरे हिंदुस्तान पर राज करना। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला से उनका एक मामूली बात पर बहस हुई, एक विवाद हुआ, लेकिन विवाद के पीछे का असली खेल सत्ता हथियाने का था। रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर, जो नवाब के सेनापति थे, उनको लालच दिया और कहा कि तुम नवाब को गद्दी से हटाओ, हम तुम्हें गद्दी दे देंगे, सल्तनत तुम्हारी होगी। और फिर 23 जून 1757 को नवाब सिराजुद्दौला हार जाते हैं और भारत के भाग्य में पहली बार गुलामी लिख दी जाती है। फिर 1764 में बक्सर की लड़ाई होती है। अंग्रेजों ने मुगलों के बादशाह शाह आलम द्वितीय को हरा दिया और उसके बाद बंगाल, बिहार, उड़ीसा अब सब अंग्रेजों के कब्जे में था। यानी भारत का दिल अब उनके हाथ में था और यह कब्जा अब अगले 200 सालों तक फैलता ही जा रहा था, फैलता ही गया। इन सब के बाद पहली बार विद्रोह की लहर उठती है 1857 में, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। यह साल 1857 ही था जब पहली आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई। उसका कारण क्या था? ऐसी क्या वजह हुई कि पहली बार भारतीयों को लगा कि अब हम गुलामी की दास्तां से बाहर आना चाहिए और हमारी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए? इसके पीछे की मुख्य वजह थी कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का होना। एक्चुअली अंग्रेजों ने सैनिकों को जो नए कारतूस दिए थे, उन पर गाय और सुअर की चर्बी लगी थी, ऐसी उसमें बात हुई। और ये सिर्फ धार्मिक अपमान नहीं था, क्योंकि गाय हिंदुओं के लिए और सुअर मुस्लिमों के लिए पवित्र जीव है। ये मतलब भारतीयों को मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश थी, सिर्फ धार्मिक ही नहीं थी। और मंगल पांडे ने बैरकपुर में विद्रोह शुरू कर दिया और उसके बाद ये आग मेरठ से फैलती हुई झांसी और पूरे देश में फैल जाती है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहेब, बेगम हजरत महल, सब ने मोर्चा संभाला और यह आग फैलती फैलती दिल्ली में मुगल सल्तनत के अंतिम बादशाह बहादुर शाह जफर के महल तक पहुंच जाती है। और बहादुर शाह जफर भी आधिकारिक रूप से इस जंग में शामिल हो जाते हैं। लेकिन 80 साल के बहादुर शाह जफर क्या कर सकते थे? हालांकि मोर्चा सबने संभाला, लेकिन संगठन की कमी, आधुनिक हथियारों का अभाव और गद्दारी एक बहुत गलत बात रही हिंदुस्तान के लिए। इस विद्रोह को दबा दिया गया और फिर 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म करके भारत पर सीधे ब्रिटिश राज का शासन हो गया। यानी कि ब्रिटिशर्स ने, क्वीन विक्टोरिया ने अपने हाथ में सत्ता ले ली और फिर भारत को दबाने कुचलने का नया दौर शुरू होता है। इन सब के बीच में 1885 में एक नया राजनीतिक दौर शुरू होता है। आप यकीन मानेंगे, एक अंग्रेज अफसर ने भारत में कांग्रेस की स्थापना की, जिसका नाम था A.O. ह्यूम। और उसकी वजह थी, क्यों कांग्रेस की स्थापना? अंग्रेजों को लगा कि भारत का जो विद्रोह का सुर है, जो बगावत के सुर हैं, वो कागजों तक ही सीमित रहें, लिखने पढ़ने तक ही सीमित रहें, ये हथियार ना उठाएं, सड़कों पर ना आएं। इसलिए कांग्रेस नामक संस्था की स्थापना एक अंग्रेज अफसर ने ही शुरू करी। A.O. ह्यूम, मैं बता चुका हूं उसका नाम। कांग्रेस अपनी काम शुरू करती है। कांग्रेस में दादा भाई नेहरू एक ड्रेन थ्योरी देते हैं। ड्रेन थ्योरी का मतलब कैसे भारत का धन लूटकर इंग्लैंड भेजा जा रहा है। भारत जो उस समय सोने की चिड़िया कहलाता था, वर्ल्ड जीडीपी में लगभग 25%, सच ए बिग अमाउंट, इतना कंट्रीब्यूशन करता था।
उस समय जब दादा भाई नेहरू ने इस चीज को देखा कि भारत का धन लूट कर तो ये विदेशों में मतलब अपने खुद के देश में ले जा रहे हैं, तो उन्होंने ड्रेन थ्योरी दी। और फिर उसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्हें गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी कहा जाता है, उन्होंने सुधारों की बात करी। वो चाहते थे कि आम जनता के जीवन में सुधार आए। और फिर हमारे बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने कहा था स्वराज्य इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, यानी कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये सब बातें उठने लगी। फिर अंग्रेजों को लगा कि जिस काम के लिए कांग्रेस बनाई थी वो नहीं हो रहा, ये लोग तो स्वतंत्रता का एक नया आंदोलन शुरू कर देना चाह रहे हैं। एक्चुअली कांग्रेस ने बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई है भारत को स्वतंत्रता दिलाने में। उसके बाद लॉर्ड कर्जन एक बहुत ही घटिया चाल चलते हैं और 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया जाता है। पहली बार हिंदू और मुस्लिमों के आधार पर इस देश का विभाजन किया जाता है। मतलब फूट डालो और राज करो की नीति का ऑफिशियली पहली बार उन्होंने काम में लेना शुरू किया, जो उन्होंने इतनी फैला दी कि आज आप देख रहे हो किस प्रकार से वो जड़ें जमा चुकी है फूट डालो और राज करो की नीति। मतलब बंगाल को हिंदू हिस्सा अलग और मुस्लिम हिस्सा अलग इसमें बांट दिया गया, मतलब डिवाइड एंड रूल का पहला बड़ा वार। पर इसके खिलाफ उठा स्वदेशी आंदोलन, मतलब विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, खादी को अपनाना और ब्रिटिश सामान का बहिष्कार करना। ये चीज हम आज भी कर सकते हैं कि किस प्रकार से अमेरिका हमें सैंक्शन की धमकी दे रहा है, बोल रहा है कि हम 25% 50% टैरिफ लगा देंगे। ये चीज हम आज भी कर सकते हैं। एप्पल और कोई बड़ी सारी कंपनियां जिनका बहिष्कार करके स्वदेशी चीज़ों को अपना सकते हैं। खादी अपनाएं, बहुत सारी चीज़ें आजकल तो जो हम कर सकते हैं। मेक इन इंडिया को बढ़ावा दे सकते हैं। अगर वो मांगा कर सकते हैं तो हम भी मेक इंडिया प्राउड कर सकते हैं। फिर इन सब के बाद आता है क्रांतिकारी दौर और कहा जाता है कि भारत अब सिर्फ याचिकाओं और भाषणों से आजाद नहीं होगा, अब क्रांति होगी। अनुशीलन समिति, गदर पार्टी, HSRA यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इन सब का गठन होता है जो आवाज उठाते हैं क्रांतिकारी तरीके से। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, ये नाम है जो आज भी हमारी नसों में जोश भर देते हैं। और फिर 1929 में दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंका गया, लेकिन इसका मकसद किसी को घायल करना नहीं था, इसका मकसद किसी को मारना नहीं था, बल्कि एक गूंज पैदा करना था। इंकलाब जिंदाबाद, ये नारा गूंजा और आज तक गूंज रहा है, इंकलाब जिंदाबाद। 23 साल की उम्र में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव फांसी पर चढ़ जाते हैं। सोचिए उस उम्र में हम क्या कर रहे होते हैं। मात्र 23 साल की उम्र में क्या हमें पता भी होता है जीवन में करना क्या है। इन सब के बीच में एक बहुत महत्वपूर्ण गांधी युग भी आता है। एक्चुअली 1919 में जलियांवाला बाग में एक सभा चल रही थी और जनरल डायर ने उस निहत्थी भीड़ पर गोलियां चला दी। सैकड़ों लोग अपनी जान बचाने के लिए भागे, मारे गए, कुछ कुएं में कूद गए। इस घटना से पूरा देश गुस्से में था। उसके बाद 1920 में गांधी जी असहयोग आंदोलन शुरू करते हैं। वो गाना बजाना करते हुए, मतलब एक पुराना गाना है कि रघुपति राघव राजा राम, इनको सद्बुद्धि दे भगवान, एक असहयोग आंदोलन शुरू करते हैं कि अंग्रेजों का असहयोग करो, बिल्कुल भी सहयोग मत करो। ये सब चीज़ें आंदोलन चलते रहते हैं। चोरा चोरी की घटना के बाद उन्हें ये आंदोलन वापस लेना पड़ता है। लेकिन फिर उसके बीच में 1930 में अंग्रेज नमक पर, मतलब आप सोच सकते हो नमक जैसी चीज पर उन्होंने टैक्स लगा दिया और गांधी जी इसका विरोध करते हैं। इस विरोध के लिए वो दांडी मार्च करते हैं, 240 मील पैदल चलते हैं। वो शुरू करते हैं कुछ लोगों के साथ और उनके साथ भीड़ जुड़ती जाती है और दांडी पहुंचकर नमक बनाते हैं और उस कानून को तोड़ते हैं और अंग्रेजों को शांतिपूर्ण तरीके से चुनौती देते हैं। इसके बाद कहा गया और आप देखा लोगों ने कि अहिंसा भी एक हथियार हो सकता है और अहिंसा के दम पर भी हमारी लड़ाई लड़ी जा सकती है और बेहद पुख्ता तरीके से लड़ाई लड़ी जा सकती है। और गांधी जी को देखते हुए बाद में इतिहास में और भी कई सारे लोगों ने अहिंसा का मार्ग अपनाया, जिनमें कुछ फेमस है मार्टिन लूथर किंग और उसके अलावा नेल्सन मंडेला, जो 25 साल तक अफ्रीका की जेल में रहे, लेकिन उन्होंने अहिंसा के रास्ते पर अपने देश में मतलब सत्ता का परिवर्तन किया। तो ये गांधी जी का इम्पैक्ट ही था कि आज भी अमेरिका के राष्ट्रपति के वहाँ पर कुछ लोगों की तस्वीरों में गांधी जी की पिक्चर भी लगी हुई है। इन सारी घटनाओं के होते होते वर्ल्ड वॉर 2 1939 में शुरू हो गया था और इसके बाद शुरू होती है आखिरी लड़ाई 1942 से 1947 तक। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है और गांधी जी कहते हैं करो या मरो, और अंग्रेजों ने उसके बाद लाखों लोगों को जेल में डाल दिया, लेकिन यह आंदोलन नहीं रुका
और दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन आर्थिक रूप से टूट चुका था। 1946 में नौसैनिक विद्रोह हुआ। रॉयल इंडियन नेवी के सिपाहियों ने अंग्रेजी झंडा उतार कर फेंक दिया। उसके बाद अब ये साफ था कि ब्रिटेन भारत पर ज़्यादा दिन राज नहीं कर सकता। उसके दिन लद गए और फिर आता है आज़ादी का दिन, जो साथ में लेकर आता है बंटवारे का घाव 1947 में। 14 अगस्त को पाकिस्तान स्वतंत्र होता है और 15 अगस्त को भारत को स्वतंत्रता मिलती है। लेकिन आज़ादी के साथ आई विभाजन की त्रासदी से 10 से 15 लाख मौतें और करोड़ों लोग बेघर हो जाते हैं। आपने दृश्य देखे होंगे कि हिंदुस्तान से पाकिस्तान में जा रहे लोग और पाकिस्तान से यहाँ आ रहे लोग, कितनी सारी ट्रेनें थी जिसमें कत्लेआम मचा, लोग बेघर हो गए, कट गए। बहुत वो विभाजन की त्रासदी शायद अंग्रेजों की चाल थी इस देश को हमेशा हमेशा के लिए अस्थिर कर देने की, जो शायद आज भी चल रही है। और मैं तो पाकिस्तान से कहूँगा कि तुम्हारा भला हमारे साथ जुड़ने में ही है। हमारे साथ जुड़ोगे तो तरक्की करोगे। हम आज वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हैं। खैर, ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। उसके बाद आधी रात को तिरंगा लहराया जाता है, लाल किले से गूंजता है जय हिंद। लेकिन देश के कई गांव अब भी जल रहे थे। भारत की आजादी सिर्फ एक तारीख नहीं है, यह उन अनगिनत बलिदानों का नतीजा है जिनके नाम शायद हम कभी जान भी नहीं पाए। तो अगली बार जब आप अपना तिरंगा झंडा देखें तो याद रखिए, इसके हर रंग में किसी न किसी स्वतंत्रता सेनानी का, क्रांतिकारी का खून मिला है। जय हिंद, जय हिंद के स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी, और जय भारत। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। जय हिंद, जय भारत, जय भारत माता।